हाय दोस्तों, मैं वॉइस ओवर रिव्यू करता हूँ। ये सिर्फ मेरी राय और मेरी पर्सनल रिसर्च है, तो वॉइस ओवर का मजा लें। धन्यवाद। अक्सर जब हम किसी नए शहर में जाने के लिए होटल की वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं ना, तो हमारी नज़र सबसे पहले उन चमकदार तस्वीरों पर जाती है। हाँ, वो हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें। बिल्कुल, एकदम सलीके से बिछा हुआ बिस्तर, छत से लटकते हुए शानदार झूमर और बेहतरीन रोशनी में चमकता हुआ डाइनिंग एरिया। सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि मन करता है बस अभी वहां पहुंच जाएं। लेकिन हम सब एक कड़वी सच्चाई भी जानते हैं। उन फिल्टर लगी तस्वीरों और जमीनी हकीकत के बीच कई बार बहुत बड़ा फासला होता है। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सिर्फ तस्वीरों पर बात नहीं करने वाले। आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं, जालंधर के फॉर्च्यून एवेन्यू होटल के ब्रोशर और ऑपरेशंस मैनुअल, उन्हें हम किसी आम टूरिस्ट की तरह नहीं देखने वाले। आज हम इस पूरे सेटअप को डिकोड करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे कुलविंदर सिंह के विस्तृत नोट्स। बिल्कुल, और ये बहुत अहम है क्योंकि कुलविंदर सिंह के पास होटल इंडस्ट्री का पूरे 15 साल का ठोस अनुभव है। 15 साल। देखिए, जब कोई इतने लंबे समय तक ऑपरेशंस की रग रग को समझ लेता है ना, तो उनके रिव्यू सिर्फ एक ओपिनियन नहीं होते, वो एक रियल ग्राउंड एक्सपीरियंस का निचोड़ होते हैं। जब आप 15 साल बैक एंड में काम करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि लॉबी में फूल कौन से लगे हैं। तो फिर क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि उन फूलों को ताज़ा रखने की सप्लाई चेन क्या है। किसी भी होटल का लेआउट या उसका सर्विस मैनुअल सिर्फ एक सुविधाओं की लिस्ट नहीं रह जाता, वो एक रणनीति बन जाता है। बिल्कुल, वो एक रणनीति का ब्लूप्रिंट बन जाता है। हमें ये समझना होगा कि मेहमान का जो वो स्मूथ अनुभव होता है ना, उसके पीछे कर्मचारियों की कितनी भागदौड़ छिपी होती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी, सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। लोकेशन फॉर्च्यून एवेन्यू महावीर मार्ग पर है, जो जालंधर के मशहूर मॉडल टाउन से, मेरा मतलब है, मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जीटी रोड के बिल्कुल किनारे है। हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड। जी, एक नजर में लगता है ठीक है सड़क के किनारे है, लेकिन अगर हम कुलविंदर सिंह के 15 साल के अनुभव के चश्मे से देखें तो एक ऑपरेशंस मैनेजर के नजरिए से ये कनेक्टिविटी कोई छोटी बात नहीं है ना। अरे, ये कोई छोटी बात नहीं है। असल में यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो कॉर्पोरेट लोग व्यापार के सिलसिले में आते हैं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? फ्रिक्शन, रुकावट। सही बात है। समय की कमी होती है उनके पास। बिल्कुल। अगर आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से उतरकर शहर के अंदरूनी संकरे रास्तों के ट्रैफिक में अपना 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो आपका होटल चाहे जितना भी शानदार हो, मेहमान वहां चिड़चिड़ा ही पहुंचेगा। हाँ, मूड तो पहले खराब हो चुका होगा। मतलब है कि आपके पास इनग्रेस और ईग्रेस, मतलब आने और जाने का एक बहुत ही सीमलेस रास्ता है। ये सीधे तौर पर मेहमान की ऊर्जा बचाता है। मतलब आप होटल पहुंचने से पहले ही उनका तनाव कम करना शुरू कर देते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। अब जब मेहमान उस थकान को बाहर छोड़कर अंदर आता है तो असली कहानी कमरों से शुरू होती है। और यहाँ जो कमरों का डिजाइन है ना, वो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा क्या है उसमें? दस्तावेज बताते हैं कि इस पूरी प्रॉपर्टी में कुल 51 कमरे और स्वीट्स हैं। अब आज के दौर में जहां बड़ी बड़ी होटल चेन्स 300 या 400 कमरों वाले विशालकाय टावर खड़ी कर रही हैं, वहां सिर्फ 51 कमरों का होना, मेरा मतलब है, क्या ये एक कमजोरी नहीं है? असल में ये नजरिया थोड़ा अधूरा है। हॉस्पिटैलिटी में कमरों की संख्या सफलता का एकमात्र पैमाना कभी नहीं होती। लेकिन रेवेन्यू तो... मैं समझाती हूँ। 51 कमरे होना दरअसल एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक ताकत है। रेवेन्यू आता है रिपीट कस्टमर्स से, और रिपीट कस्टमर तब बनता है जब उसे सर्विस बेहतरीन मिले। अच्छा, तो कम कमरों से सर्विस कैसे बेहतर होती है? जब किसी होटल में 300 कमरे होते हैं ना, तो हर मेहमान बस एक स्प्रेडशीट का नंबर बनकर रह जाता है। वहाँ ऑपरेशंस इतने बड़े पैमाने पर होते हैं कि शिफ्ट बदलते ही जानकारी खो जाती है। ओह हाँ, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन 51 कमरों के इकोसिस्टम में एक इंटीमेसी होती है, एक अपनापन होता है। हाउसकीपिंग से लेकर फ्रंट डेस्क तक का स्टाफ ये याद रख सकता है कि कमरा नंबर 204 में ठहरे मेहमान को सुबह 6:30 बजे बिना चीनी की ब्लैक कॉफी चाहिए। वाह, ये तो सच में मतलब पर्सनलाइजेशन का अलग ही लेवल है। हाँ,
51 कमरों का मतलब है कि जनरल मैनेजर खुद हर फ्लोर का राउंड ले सकता है। यहाँ फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर होता है, और कुलविंदर सिंह जैसे एक्सपर्ट्स इसी बात को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब 51 कमरों का स्केल ऑपरेशंस को इतना चुस्त रखता है कि कोई भी डिमांड सिस्टम में खोती नहीं है। बिल्कुल नहीं खोती। अब अगर हम कमरों के अंदर की बात करें तो दस्तावेजों से पता चलता है कि यहाँ सिर्फ स्क्वायर फुट के हिसाब से जगह नहीं बढ़ रही है। कमरों को एक स्मार्टफोन के अलग अलग मॉडल्स की तरह डिजाइन किया गया है। ओह, ये एक अच्छा एनालॉजी है। हाँ, जैसे बेस लेवल पर 26 वर्ग मीटर का डीलक्स रूम है, फिर 31 वर्ग मीटर का फॉर्च्यून क्लब रूम है जिसे वो बेस्ट इन क्लास कहते हैं, और फिर आते हैं 37 वर्ग मीटर वाले फॉर्च्यून क्लब एग्जीक्यूटिव रूम्स। और प्रीमियम सूट्स भी तो हैं। जी, मैं उसी पर आ रहा था। 56 वर्ग मीटर का एग्जीक्यूटिव स्वीट और चौथी मंजिल पर वो 64 वर्ग मीटर का प्रेसिडेंशियल सूट। इसमें एक 4 फिक्सचर बाथरूम भी है। हाँ, 4 फिक्सचर बाथरूम। आप जो लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं है उन्हें बता दूं कि इसका मतलब है कि आपको एक वॉक इन शॉवर के साथ साथ एक अलग लार्ज सोकिंग टब भी मिलता है। बिल्कुल। और कमरों का ये जो अपग्रेडेशन है ना, वो सिर्फ जगह का बड़ा होना नहीं है, ये मेहमान की जरूरत के हिसाब से डिजाइन का बदलना है। हाँ, जैसे अगर हम प्रेसिडेंशियल सूट की बात करें तो उसमें रहने खाने का एरिया बिल्कुल अलग है। देखिए, एक सूट का असली मकसद सिर्फ एक बड़ा बिस्तर देना नहीं होता। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट वीपी ठहरा है, उसे अपने कमरे में अपनी टीम के साथ एक छोटी प्राइवेट मीटिंग करनी है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके टीम मेंबर्स उसके बेडरूम एरिया में आए, है ना? बिल्कुल नहीं, प्राइवेसी बहुत जरूरी है। इसीलिए सूट्स में लिविंग और स्लीपिंग एरिया को अलग किया जाता है। आप अपने लिविंग एरिया में बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं और आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है। और यहीं से हम उस वर्ग की तरफ मुड़ते हैं जो इस पूरी व्यवस्था का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, कॉर्पोरेट यात्री। जो लोग काम के सिलसिले में सफर करते हैं उनका एक एक मिनट कंपनी के लिए कीमती होता है। दस्तावेजों में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव स्वीट में प्राइवेट वर्क स्टेशन है, पूरे होटल में हाई स्पीड वाईफाई है, और इसके अलावा 24 घंटे रूम सर्विस, इन हाउस लॉन्ड्री, वैले पार्किंग, डॉक्टर ऑन कॉल और एयरपोर्ट ट्रांसफर की सुविधा भी है। देखिए, अगर हम वाईफाई या लॉन्ड्री को लग्जरी मान रहे हैं ना, तो हम गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या है? एक बिजनेस ट्रैवलर के लिए ये चीजें लग्जरी नहीं है, ये बेसलाइन है। अगर आपके होटल में निर्बाध वाईफाई नहीं है तो आपको अगली बार बुकिंग ही नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। तो फिर असली गेम चेंजर क्या है? मेरा मतलब है, अगर ये सिर्फ बेसलाइन है तो कुलविंदर सिंह के नजरिया से एक सफल होटल क्या अलग करता है? असली गेम चेंजर है इनविजिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। इनविजिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। हाँ, मतलब सेवाओं का इस तरह काम करना कि मेहमान को वो दिखाई ही ना दे। एक बिजनेस ट्रैवलर दिन भर में सैकड़ों फैसले लेता है। मीटिंग में क्या बोलना है, कौन सी डील क्रैक करनी है। इसे डिसीजन फटीग या मानसिक थकान कहते हैं। बिल्कुल। दिन के अंत तक दिमाग एकदम थक जाता है। तो जब वो होटल वापस आए तो उसे ये फैसला ना करना पड़े कि उसके कल के कपड़े कैसे इस्त्री होंगे या सुबह की कैब कौन बुक करेगा। ओह, मैं समझ रहा हूँ। ये जो डॉक्टर ऑन कॉल या वैले पार्किंग जैसी सुविधाएं हैं ना, ये उस मानसिक थकान को सोख लेती हैं। एक बेहतरीन होटल मेहमान के दिमाग से लॉजिस्टिक्स का सारा भार खुद उठा लेता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब होटल एक तरह से स्ट्रेस एब्जॉर्बर का काम करता है। तनाव सोखने वाला कुशन। बिल्कुल, यही सही शब्द है। और अगर हम कॉर्पोरेट दुनिया के लॉजिस्टिक्स की बात ही कर ही रहे हैं तो फॉर्च्यून एवेन्यू के ग्रैंड बॉलरूम का जिक्र आना तो लाजमी है। अरे हाँ, 500 वर्ग मीटर का वो विशाल हॉल। जी, 300 से 350 मेहमानों की क्षमता है इसकी। दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ बैठक व्यवस्था के कई विकल्प हैं। थिएटर स्टाइल में 250 से 275 लोग आ सकते हैं, राउंड टेबल में 150 के करीब, यू शेप में 70-75 लोग, और क्लासरूम स्टाइल भी है। और साथ ही प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, मल्टीपल एलईडी स्क्रीन्स, डीजे, फ्लोरिस्ट, सब कुछ है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो शहर में ऐसे और भी कई बड़े हॉल होंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ एक बड़ी खाली जगह होना होटल को बिजनेस दिला देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 4 दीवारें और एक भारी भरकम झूमर किसी इवेंट को सफल नहीं बनाते। असली जादू उस जगह को चलाने वाले इकोसिस्टम में होता है। तो इस बॉलरूम की खासियत क्या है? इस ग्रैंड बॉलरूम की सबसे बड़ी ताकत इसकी बहुमुखी प्रतिभा है, इसकी वर्सेटैलिटी। इसे आप एक थिएटर स्टेज की तरह सोचिए, जहां बिना पर्दा गिराए सेट बदल जाते हो। बिना पर्दा गिराए सेट बदल जाते हैं।
वो कैसे, थोड़ा समझाइए। मान लीजिए सुबह 9 बजे वहाँ किसी मल्टीनेशनल कंपनी की बोर्ड मीटिंग है यू शेप सेटअप में। ठीक है। वहाँ का माहौल बिल्कुल सीरियस है, एलईडी स्क्रीन्स चल रही हैं, वाईफाई बैंडविड्थ मैक्सिमम पर है, माइक्रोफोन का साउंड एकदम क्रिस्प है। अब दोपहर को वो मीटिंग खत्म होती है। अब पीछे का जो ऑपरेशन स्टाफ है ना, उसे अगले 4-5 घंटों के अंदर उस पूरे हॉल को एक जगमगाते हुए वेडिंग रिसेप्शन में तब्दील करना है। बाप रे, 4-5 घंटे में? हाँ, कारपेट की सफाई, राउंड टेबल्स का लगना, फ्लोरिस्ट का फूलों की सजावट करना, डीजे का साउंड चेक, ये सब कुछ। मतलब ये बैक स्टेज की ऐसी अफरा तफरी है जो फ्रंट स्टेज पर किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। एकदम सटीक। और यहीं पर होटल के जो डेडिकेटेड इवेंट मैनेजर्स होते हैं, उनकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। जो ब्रोशर में बस एक लाइन में लिखा होता है। हाँ, जो व्यक्ति अपनी बेटी की शादी कर रहा है या जो वीपी अपनी कंपनी का सेमिनार कर रहा है, उसे केटरिंग वाले से या लाइट वाले से नहीं उलझना है। इवेंट मैनेजर वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो उस पूरी अराजकता को संभालता है। कमाल है। यही वो ऑपरेशंस की ताकत है जो 15 साल के अनुभवी व्यक्ति को तुरंत समझ आ जाती है, लेकिन एक आम इंसान शायद इसे इग्नोर कर दे। वाकई, जब आप इसे इस तरह समझाती हैं तो वो बॉलरूम सिर्फ एक कमरा नहीं लगता, वो एक भारी मशीनरी लगता है जो लगातार बिना रुके काम कर रही है। बिल्कुल। खैर, काम और मीटिंग्स के इस भारी माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब दिन भर की भागदौड़ के बाद, चाहे आप बिजनेस ट्रिप पर हों या छुट्टियां मना रहे हों, हर मेहमान को आराम चाहिए होता है और अच्छा खाना भी। हाँ, किसी भी सफर की सबसे गहरी यादें खाने से ही जुड़ी होती हैं। तो डाइनिंग के मोर्चे पर फॉर्च्यून एवेन्यू में मुख्य रूप से 2 ऑप्शंस दिखते हैं। पहला है ऑर्किड। ये एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है जो पूरे दिन खुला रहता है, ऑल डे डाइनिंग। यहाँ बुफे भी है और अला कार्ट मेन्यू भी, जिसमें इंडियन, ओरिएंटल और कॉन्टिनेंटल खाना मिलता है। जी। अब मुझे बताइए, एक ही किचन से सुबह का भारी बुफे ब्रेकफास्ट भी निकल रहा है और रात का फाइन डाइनिंग मेन्यू भी, एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह। ऑपरेशंस के नजरिए से ये कितना मुश्किल होता है? ये किसी भी होटल के किचन के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है। अच्छा। हाँ, देखिए, सुबह के वक्त मेहमान के पास समय बिल्कुल नहीं होता, उसे 8 बजे की मीटिंग में भागना है। तो सुबह किचन का फोकस होता है स्पीड और स्टैंडर्डाइजेशन पर। मतलब खाना जल्दी मिले और गर्म मिले। बिल्कुल, बुफे हमेशा भरा रहे, कॉफी की कमी ना हो। लेकिन रात के डिनर में वही मेहमान आराम से बैठकर खाना चाहता है, तब उसे कोई जल्दी नहीं होती। हाँ, तब तो रिलैक्स करने का मूड होता है। तब किचन का फोकस पूरी तरह से बदल जाता है कस्टमाइजेशन और प्रेजेंटेशन पर। एक ही किचन टीम को दिन के अलग अलग पहर में अलग अलग माइंडसेट के साथ काम करना होता है। ऑर्किड का डिजाइन इसी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर किया गया है। ये तो वाकई किचन की गजब की कोरियोग्राफी है। हाँ, बिल्कुल एक डांस की तरह है। और अगर मेहमान को खाने से पहले थोड़ा रिलैक्स करना हो, कोई ड्रिंक लेनी हो, तो उनके पास दूसरा विकल्प है, नेपच्यून बार और लाउंज। दस्तावेजों के अनुसार ये सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। बेहतरीन स्पिरिट्स, वाइन और स्नैक्स मिलते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, हमने शुरुआत में बात की थी कि ये प्रॉपर्टी जालंधर के बिल्कुल बीचों बीच है, मॉडल टाउन के पास। और दस्तावेज ये भी हाईलाइट करते हैं कि लेजर विजिटर्स के लिए देवी तालाब मंदिर और छठी पातशाही गुरुद्वारा पास ही हैं। हाँ, बिल्कुल है। और अगर किसी को शॉपिंग या स्ट्रीट फूड का असली मजा लेना है, तो ज्योति चौक का हलचल भरा बाजार कुछ ही दूरी पे है। तो मेरा सवाल ये है कि जब शहर का इतना जीवंत और असली अनुभव दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, तो एक मेहमान होटल के अंदर नेपच्यून बार के बंद माहौल में क्यों बैठना चाहेगा? क्या होटल मेहमानों को शहर से काटने की कोशिश कर रहा है? नहीं, इसे शहर से काटना नहीं कहेंगे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो यही हॉस्पिटैलिटी की सबसे गहरी साइकोलॉजी है। वो कैसे? एक अनुभवी होटेलियर जैसे कुलविंदर सिंह, वो समझता है कि एक प्रॉपर्टी को एक बेस कैंप की तरह काम करना चाहिए। बेस कैंप मतलब जैसे पर्वतारोही एवरेस्ट चढ़ने से पहले बनाते हैं? बिल्कुल वही सिद्धांत है। जालंधर एक बहुत ही ऊर्जावान शहर है। ज्योति चौक की वो आवाजें, सड़कों पर स्ट्रीट फूड की महक, मंदिरों का वो आध्यात्मिक माहौल, ये सब बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब आप एक नए शहर में ये सब अनुभव करते हैं, तो आपका दिमाग लगातार प्रोसेस कर रहा होता है। इसे सेंसरी ओवरलोड कहते हैं। एक पॉइंट के बाद आप थकने लगते हैं। हाँ,
मतलब आप शहर को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी बैटरी धीरे धीरे ड्रेन हो रही है। एकदम सही। और जब वो बैटरी ड्रेन हो जाती है ना, तब आपको शहर के उस शोर से एक एस्केप चाहिए होता है। आप एक ऐसी जगह चाहते हैं जो प्रिडिक्टेबल हो, जहां आपको कोई फैसला ना करना पड़े। नेपच्यून बार वो सुरक्षित पनाहगाह है। वहां की रोशनी हमेशा परफेक्ट होगी, संगीत ऐसा होगा जो आपकी बातचीत ना काटे, और आपको पता है कि ड्रिंक बिल्कुल उसी तरह सर्व होगी जैसी आप चाहते हैं। मतलब कोई सरप्राइज नहीं होगा वहाँ। बिल्कुल। होटल का काम शहर से मुकाबला करना नहीं है, उसका काम आपको शहर का अनुभव करने के लिए वापस रिचार्ज करना है। बाहर आप एडवेंचर करते हैं, अंदर आप खुद को रीसेट करते हैं। वाह, ये तो बहुत ही बहुत ही कमाल का नजरिया है। बाहर का रोमांच और अंदर का कुकून दोनों मिलकर ही एक पूरी यात्रा बनाते हैं। जी। होटल दरअसल शहर की उस थकान को फिल्टर करने का काम करता है। और यही वो डिजाइन थिंकिंग है जो एक साधारण प्रॉपर्टी को एक बेहतरीन अनुभव में बदल देती है, चाहे वो 51 कमरों का इंटीमेट सेटअप हो या बिना शोर शराबे के चलने वाला वो इवेंट मैनेजमेंट। तो जैसे जैसे हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हैं, एक बात बिल्कुल साफ होकर उभरती है। जब हम किसी प्रॉपर्टी को एक ऑपरेशंस एक्सपर्ट की आंखों से देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि फॉर्च्यून एवेन्यू सिर्फ सोने के लिए एक जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही बारीक ढंग से कैलिब्रेट की गई मशीन है। एक ऐसी जगह जहां 51 कमरों की रणनीति मेहमान को सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक इंसान बनाती है। जहां ग्रैंड बॉलरूम एक परफेक्ट थिएटर स्टेज की तरह हर दिन अपना रूप बदलता है, और जहां का डाइनिंग और लाउंज एरिया आपको शहर की हलचल से बचाकर मानसिक रूप से रिचार्ज करने का काम करता है। ये सब तभी संभव है जब होटल का हर डिपार्टमेंट, हर कर्मचारी एक ही लय में काम कर रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने आज उन चमचमाती तस्वीरों के पीछे की असली मेहनत और साइंस को डिकोड किया, लेकिन इस पूरी चर्चा ने मेरे दिमाग में एक और विचार डाल दिया है। अच्छा, वो क्या है? एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की दुनिया को देखिए, रिमोट वर्क और डिजिटल नोमैड की संस्कृति कितनी तेजी से बढ़ रही है। हाँ, बहुत तेजी से। लोग अपना लैपटॉप लेकर दुनिया के किसी भी कोने से अपना ऑफिस चला रहे हैं। काम और आराम के बीच की लाइन एकदम धुंधली हो चुकी है। तो मैं सोच रहा था कि आज से 10 या 15 साल बाद का भविष्य कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या फॉर्च्यून एवेन्यू जैसे होटलों को अपने कमरों और स्वीट्स को पूरी तरह से मिनी ऑफिस में तब्दील करना पड़ेगा, जहां बेडरूम से ज्यादा अहमियत एक हाईटेक वर्क स्टेशन की होगी? ये एक बहुत ही वैलिड और बड़ा सवाल है। या फिर शायद इंसानी फितरत इसके बिल्कुल उलट रिस्पॉन्ड करे। मतलब जब घर ही ऑफिस बन चुका है, तो शायद भविष्य में मेहमान होटल में एक भी स्क्रीन या वर्क स्टेशन ना देखना चाहें। ओह! क्या होटल पूरी तरह से एक डिजिटल डिटॉक्स या काम से भागने की जगह बन जाएंगे? क्या भविष्य के होटल में काम करना सख्त मना होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि कल का हॉस्पिटैलिटी डिजाइन शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिस पर आगे चलकर काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। If you enjoy VoiceOver, please share, like, and subscribe to my channel, Hotel Insider. Thank you.